हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट इज़ द टॉपिक ऑफ कॉस्ट्स। इट विल टेक अस मनी लेक्चर्स टू कंप्लीट इट। और आज हम सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कॉस्ट्स कहाँ से आते हैं, इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और एक कॉस्ट फंक्शन क्या है। तो ये दो चार चीज़ें हम आज सीखने की कोशिश करेंगे। इट विल होपफुली टेक अस वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि कॉस्ट्स का जो कंसेप्ट है वो क्या है। देखिए, बुनियादी तौर पर बात ये है कि जब हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, आउटपुट बनाते हैं, तो उसके लिए हमें काफ़ी सारे इनपुट्स चाहिए होते हैं। और हर इनपुट जो है, जैसे कि लेबर है, कैपिटल है, या फिर रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, या फिर फ्यूल हम यूज़ करते हैं, या फिर लैंड हम यूज़ करते हैं, तो हर इनपुट का जो है अपना एक मार्केट होता है। ये हमें ख़रीदना पड़ता है। हम लेबर यूज़ करेंगे तो हमने जो है पेमेंट करनी होगी, कैपिटल यूज़ करेंगे पेमेंट करनी होगी, फ्यूल यूज़ करेंगे तो पेमेंट करनी होगी। तो कोई भी इनपुट जो हम, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा, जो भी हम इनपुट यूज़ करेंगे तो हमने पेमेंट करनी होगी। तो जब हम पेमेंट्स करते हैं तो उसकी बदौलत वो हम ये खरीद पाते हैं और एक आउटपुट जो है वो तैयार हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि एक आउटपुट बनाने के लिए फिर हमें पेमेंट जो है वो करनी होती है टू बाय द नेसेसरी इनपुट्स, और उसी पेमेंट को बेसिकली हम कॉस्ट्स कहते हैं। हम ये बिल्कुल जनरल, हम यहाँ पे सिंपल हम इसको रखते हैं, तो उसी पेमेंट को हम कॉस्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आप जो डिफरेंट इनपुट्स अभी खरीद रहे हैं, तो इट कॉस्टेड यू द प्राइस ऑफ ऑल दोज जो प्रोडक्ट्स आपने खरीदे, इनपुट्स आपने खरीदे, इट अमाउंटेड टू 1000 रुपी। तो 1000 रुपी जो है आपका कॉस्ट बनेगा एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। तो यहाँ पे मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है इकोनॉमिक्स की, वहाँ से एक डेफिनेशन का एक पोर्शन लिया है। तो बुनियादी जो हिस्सा है वो मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है, ये समझाने के लिए कि हम कॉस्ट्स को कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज़ क्वाइट ईजी दिस वे। तो डिफाइन हम ऐसे करेंगे, द वैल्यू ऑफ इनपुट्स टू प्रोड्यूस एनी गुड और सर्विस। राइट, गुड या सर्विस बनाने के लिए जो हम इनपुट्स यूज़ करते हैं उनके वैल्यू को हम कॉस्ट कहते हैं, उनके वैल्यू को हम कॉस्ट्स कहते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉस्ट्स हमने लिखा है, यहाँ पे भी कॉस्ट्स लिखा है, और डेफिनेशन में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। तो मसला ये है कि वी हैव टू बाय डिफरेंट इनपुट्स, राइट, और हर इनपुट का अलग अलग कॉस्ट होता है, राइट। तो इसलिए हम कॉस्ट्स को यहाँ पे प्लूरल तरीके से यहाँ पे लिखते हैं। तो आप याद रखिएगा, द वैल्यू ऑफ इनपुट्स का जो वैल्यू होगा, तो वैल्यू हम निकालते हैं यूजुअली इन मनी। हम मनी के ज़रिए से, पैसे में देखते हैं कि हमने कितना जो है पेमेंट किया, तो वही हम इनका वैल्यू लेते हैं। द वैल्यू ऑफ इनपुट्स टू प्रोड्यूस एनी गुड और सर्विस। तो इस चीज़ को हम जो है वो कॉस्ट। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ये समझने के लिए कि कॉस्ट्स का कंसेप्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, या फिर एक फर्म के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमने आज तक जिस चीज़ पे डिस्कशन की, जो चीज़ हमने समझी आज तक के जो लेक्चर्स में, जो रिसेंट पास्ट हमने सीखा, वो था प्रोडक्शन फंक्शन का कंसेप्ट। हम जानते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब ये है कि हमारा आउटपुट जो है वो इनपुट्स के ज़रिए से बनता है। तो यहाँ पे एक हम हाइपोथेटिकल केस लेते हैं कि आपने आइसोकॉइट का कंसेप्ट तो आपने देखा है, वो आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आउटपुट हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल के ज़रिए से बना सकते हैं। तो अगर ये कंसेप्ट आपने आइसोकॉइट का कंसेप्ट आज तक नहीं अंडरस्टैंड किया है, तो यू गो बैक एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट, ओके। तो लेकिन यहाँ पे मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि आपने वो स्टडी किया है, इसलिए इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी फॉर एग्जांपल 100 यूनिट हमने आउटपुट बनाना है, तो इसके लिए हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल को एम्प्लॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम 10 लेबर और 10 कैपिटल को एम्प्लॉय कर सकते हैं 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बनाने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ठीक है। इसी तरह हम
8 कैपिटल और 12 लेबर यूज करेंगे। यहाँ पे 10 कैपिटल था, हमने कम किया, 8 पे लाया। यहाँ पे 10 लेबर था, हमने इनको इंक्रीज किया, 12 पे इसको लिया। तो अगर ये कॉम्बिनेशन भी हम यूज करेंगे तो 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बनता है। और फिर अगर ये कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे 12 कैपिटल एंड 8 लेबर, तो फिर भी हमारा आउटपुट जो है वो 100 बनता है। तो एक हाइपोथेटिकल केस है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के जरिए से हम एक ही अमाउंट ऑफ आउटपुट जो है वो बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या मसला पैदा हो जाता है। ये सब जो कॉम्बिनेशंस है, अगर आप वापस जाएंगे जो आइसोक्वांट का हमारा कॉन्सेप्ट है, इनको हम टेक्निकली एफिशिएंट कॉम्बिनेशंस कहेंगे। यानी कि ये सब की सब कॉम्बिनेशंस जो है ये टेक्निकली एफिशिएंट है। इंजीनियरिंग हिसाब से, फ्रॉम एन इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव, ये सब जो है ये एफिशिएंट वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट है। अब जाहिर सी बात है कि हमने इन तीन में से एक ही सिलेक्ट करना है, और वो जो हम डिसीजन लेंगे वो किस बुनियाद पे हम डिसीजन लेंगे, या एक फर्म जो डिसीजन लेती है ये किस बुनियाद पे डिसीजन लेगी अगर इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो। देखिए हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि लेबर का प्राइस 5 रुपीज़ है और कैपिटल का प्राइस 10 रुपीज़ है। पर यूनिट लेबर का प्राइस इट इज़ 5 एंड पर यूनिट कैपिटल का प्राइस जो है दैट इज़ इक्वल टू 10। और ये प्राइस कॉम्बिनेशन जो है जो मार्केट में एग्जिस्ट हो रही होगी, और हम कॉस्ट्स जब हम डिस्कस करते हैं तो हम ये अस्यूम करते हैं कि जो प्राइसेस होते हैं डिफरेंट इनपुट्स के वो इन द शॉर्ट रन कांस्टेंट रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, और हम अपनी एनालिसिस करते हैं। तो बाद में हम प्राइसेस को चेंज भी कर सकते हैं थ्योरी में, लेकिन फिलहाल हम ये अस्यूम करते हैं, इन द बिगिनिंग हम ये अस्यूम करते हैं कि प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो प्राइस 5 है लेबर का, 10 है कैपिटल का। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस कॉम्बिनेशन के लिए ये प्राइस स्कीम अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल का हम 10 यूनिट्स यूज करते हैं तो 10 रुपीज़ पर यूनिट जब हम पे करेंगे तो देन वी हैव टू पे 100 रुपीज़, और यहाँ पे 10 लेबर हम यूज कर रहे हैं तो 5 रुपीज़ पर लेबर यूनिट, तो वी आर पेइंग 50 रुपीज़। तो इसको मैंने यहाँ पे लाया। तो कैपिटल के लिए यहाँ पे इसको कैपिटल लिखेंगे, यहाँ पे लेबर लिखेंगे, यहाँ पे टोटल होगा। तो कैपिटल के लिए पहले केस में कितना बनता है 100, और लेबर के लिए 50, 150 बन गया। इसी तरह इस कॉम्बिनेशन के लिए 80 एंड प्लस 60 140 बन गया, और इस कॉम्बिनेशन के लिए 120 प्लस 40 तो 160 बन गया। वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहां अगर हम ये कॉम्बिनेशन फर्स्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे तो वी हैव टू पे 150 रुपीज। अगर हम दूसरी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे वी हैव टू पे 140। अगर हम तीसरी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे वी हैव टू पे 160। तो अभी अगर आप ही एक प्रोड्यूसर होंगे, फर्म में मैनेजर होंगे, आपको डिसीजन लेना होगा, तो अगर आप रैशनल एक प्रोड्यूसर है तो जाहिर सी बात है कि इन तीन कॉम्बिनेशंस में जो कॉम्बिनेशन आप सिलेक्ट करेंगे इट विल बी 140, राइट। तो प्रोड्यूसर इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से ये तीनों एफिशिएंट है, लेकिन प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से ये कॉम्बिनेशन सबसे अच्छी उसके लिए है। क्यों? क्योंकि ही हैज टू पे द लीस्ट अमाउंट इन केस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो इससे ये बात समझ आती है कि कॉस्ट्स की नॉलेज होना एक प्रोड्यूसर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नॉट ओनली कि उसको फिजिकली ये मालूम होना चाहिए कि किस कॉम्बिनेशन से क्या आउटपुट बनता है, बल्कि कॉस्ट्स के हिसाब से कौन सी कॉम्बिनेशन सबसे कम पेमेंट हमसे डिमांड करती है, तो या सबसे ज़्यादा कौन सी पेमेंट हमें डिमांड करती है, तो वो सब चीज़ों की नॉलेज होना जो है एक प्रोड्यूसर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे अब ये बात भी पता चलती है कि कॉस्ट्स के इशू को, टॉपिक को समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट्स, the payments that we pay for, that we make for factor inputs, that actually that make us to decide कि हम कौन सी कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन करेंगे। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि कॉस्ट्स का कंसेप्ट क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। फाइनल पॉइंट जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो है कॉस्ट फंक्शन का कॉन्सेप्ट। बुनियादी तौर पर कॉस्ट फंक्शन में हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें
उनको इंक्लूड करते हैं कौन कौन सी चीज़ें कॉस्ट्स पे इन्फ्लुएंस करती है या कौन कौन सी चीज़ें कॉस्ट्स को डिटरमाइन करती है। तो हम जब ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक फर्म जब फैक्टर पेमेंट्स करती है या एक प्रोडक्ट बनाती है तो जो कॉस्ट्स इसको पे करने पड़ेंगे वो पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर 3 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, यानी कि देयर आर 3 बेसिक डिटरमिनेंट्स फॉर द पेमेंट दैट अ फर्म हैज़ टू मेक व्हेन इट इज़ प्रोड्यूसिंग समथिंग, राइट। तो वो 3 चीज़ें जो है, यानी कि यही 3 चीज़ें कॉस्ट्स को डिटरमाइन करती है। तो वी राइट इसको हम इस तरीके से जब लिखेंगे, यानी कि कॉस्ट्स इट्स अ फंक्शन ऑफ क्यू टी एंड पी एफ यहाँ पे मैंने लिखा है। तो इस तरीके से जब हम लिखेंगे तो इसको हम कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। कॉस्ट फंक्शन में हम बस ये दिखाना होता है कि कॉस्ट जो है या टोटल कॉस्ट जो है ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम वो 3 फैक्टर्स हम यहाँ पे लेंगे। देखिए, पहली चीज़, कॉस्ट इज ए फंक्शन ऑफ क्यू टी पी एंड पी एफ। तो क्यू का मतलब है, सी का मतलब है जैसे कि आप जानते हैं कि इट इज़ टोटल कॉस्ट, क्यू का मतलब है आउटपुट। जो भी आप एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो बनाएंगे तो क्यू मीन्स क्वांटिटी, आप कितनी क्वांटिटी बनाते हैं एक प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्वांटिटी कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका तो एक इम्पैक्ट पड़ेगा जो आपको कॉस्ट्स बेयर करने होंगे उस प्रोडक्ट के बनाने में। इसी तरह टी मीन्स टेक्नोलॉजी, तो जाहिर सी बात है कि अगर टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है तो फिर हमें शायद कम कॉस्ट्स पे करने पड़े, यानी कि जो पेमेंट हमने करनी होगी, जो अमाउंट हमने पे करना होगा एक प्रोडक्ट बनाने में वो शायद हमने कम अब पे करना पड़े, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ जाती है एक फर्म की जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाती है। तो इसी तरह जो यहाँ पे है फैक्टर प्राइसेस मैंने यहाँ पे लिखा, तो टी इज टेक्नोलॉजी एंड पी एफ यहाँ पे है फैक्टर प्राइसेस। तो फैक्टर प्राइसेस भी इस पे भी डिपेंड करता है कि एक प्रोडक्ट के बनने में हमने कितना पेमेंट करना होता है, कितने कॉस्ट पे ये बनेगा। फॉर एग्जांपल, आपने बार बार ये देखा होगा कि जो फ्यूल ऑयल है इसके प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, पेट्रोलियम का प्राइस चेंज होता रहता है। तो काफ़ी सारी मशीनरी में, काफ़ी सारी जगहों पे जो है या ट्रांसपोर्ट में जो है पेट्रोलियम का यूज़ होता है या डीजल का यूज़ होता है। तो बात यह है कि जब इनका प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो प्रोडक्ट्स का प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट्स जो है वो बढ़ जाते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स, फ्यूल प्राइस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉस्ट्स। तो ये इसको हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन, और इसमें हम यही दिखाते हैं कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है कॉस्ट्स के, किस किस चीज़ पे कॉस्ट जो है वो डिपेंड करता है। लेकिन जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि हम ये तस्वुर करते हैं कि इन द शॉर्ट रन हम ये तस्वुर करते हैं कि हमारा जो फैक्टर प्राइसेस है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए इस पर हम बार रखते हैं। टेक्नोलॉजी हम तस्वुर करते हैं कि इन द शॉर्ट रन इट डजंट चेंज, तो इस पर भी बार रखते हैं। तो फिर हमारा जो रिलेशनशिप रहता है वो है बिटवीन क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट। तो कॉस्ट्स जो है वो डिटरमाइन होंगे सोलली सिर्फ किस चीज़ से, जो क्वांटिटी हम बना रहे हैं, हम कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं एक प्रोडक्ट की, उसी हिसाब से हमारा कॉस्ट बनेगा यहाँ से। तो जो कॉस्ट फंक्शन हम लिखते हैं वो कभी कभार हम सिर्फ इस तरीके से लिखते हैं कि C इज ए फंक्शन ऑफ Q, और जो हम एनालिसिस करेंगे, जो हम डिस्कशन करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, उसमें हम ज़्यादातर यही कॉस्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, यही रिलेशनशिप हम एक्चुअली यूज़ करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हम क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट जो है वो चेंज करेंगे तो जो कॉस्ट्स है उन पे किस तरीके का इन्फ्लुएंस जो है पड़ता है, इंक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, कितने रेट पे इंक्रीज हो रहे हैं या कितने रेट पे डिक्रीज हो रहे हैं। तो ऑल दोज थिंग्स जो है वो हमने स्टडी करने होते हैं थ्रू दिस कॉस्ट फंक्शन। तो आने वाले लेक्चर्स में हम डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट्स है उनके बारे में फ़िलहाल बात करेंगे। यहाँ पे हम अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।